वेलकम बैक। आज हम यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे रिटेल बैंकिंग का रिटेल एसेट्स प्रोडक्ट। ठीक है, मींस आप जो हमारे एसेट्स होते हैं बैंक के, देखिए एक तो आपका कॉर्पोरेट लेवल का होता है, एक आपके रिटेल लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं रिटेल लेवल पे कि जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं आपके, ठीक है, उनको आप जो लोन प्रोवाइड करते हो एक तरीके से, तो वो कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, किस पर्पज़ से यूज़ होता है, ये सब हम थोड़ा बेसिक सा देखते हैं इसमें। ठीक है, देखिए पहला तो हमें जो दे रखा है वो दे रखा है होम लोन। ठीक है, होम लोन में क्या आपकी एलिजिबिलिटी और कंडीशंस क्या होती है वो हम चलिए पहले देखते हैं। देखिए, इंडिविजुअल ले सकता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ले सकते हैं, मेंबर ऑफ कॉर्पोरेशन सोसाइटीज़ ले सकते हैं। देखिए आपको भी पता है कि जो सोसाइटी की जो बनती है ना, रेजिडेंशियल जो वैसे वाली बनती हैं, ये सब जो होती है ना, ये कॉर्पोरेट अकाउंट में नहीं आता। ये हम इनके सेविंग अकाउंट्स खोलते हैं। फ्री आईडी हम कॉर्पोरेट अकाउंट में बनाते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट्स लेते हैं, तो वो भी इस लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अब इंडिविजुअल्स का क्या आप देखते हैं यहाँ पे, उनका एक रेगुलर इनकम होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो सर्विस कर रहे हैं तो 3 साल की सर्विस कम से कम होनी चाहिए उनकी। उसके बाद अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनको 3 साल का अपना जो होता है ना बिजनेस होना चाहिए। मीन्स 3 साल के ITR वो शो करते हैं बैंक में। ITR फाइल करेंगे तो बैंक उनसे ITR मांगता है, या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ले लेता है अगर वो ITR फाइल नहीं करते हो। ITR के उसमें जो भी उनका रहता है रेंज। ठीक है, एप्लीकेंट शुड नॉट बी इंजॉइंग क्रेडिट फैसिलिटीज़। ठीक है, मीन्स किसी अदर मतलब सेम पर्पज़ के लिए, मान लीजिए सेम पर्पस के लिए वो किसी और बैंक के साथ ना कोई क्रेडिट फैसिलिटी एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं, और अगर वो भी उनके पास मतलब उन्होंने किसी से लोन ले भी रखा है और कम लोन है, वो दूसरा लोन चाहते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी इतनी है कि उनको दूसरा लोन मिल जाए, तो उसमें हम ये देखते हैं कि उस दूसरे बैंक के साथ या किसी भी जहाँ से भी उनकी क्रेडिट फैसिलिटी है किसी अदर पर्पज़ से भी, तो उसमें कोई डिफ़ॉल्ट ना किया उन्होंने। ठीक है, मतलब उन्होंने हमेशा टाइमली रिपेमेंट कर रखा हो अपना। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि जो ये हाउस होते हैं वो किसके नेम पे है, मतलब हु ओन हाउस इन द नेम ऑफ सेल्फ और स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन आर ऑल्सो एलिजिबल। ठीक है, तो मतलब एप्लीकेंट कौन हो सकता है, इस बारे में बात हो रही है ना, कि या तो खुद हो सकते हैं या फिर आपकी वाइफ हो, ठीक है, स्पाउस हो आपकी, या फिर जो माइनर चिल्ड्रन होते हैं वो भी एलिजिबल होते हैं, बट गार्जियनशिप में होते हैं। और उसमें ये भी रहता है कि इसमें देखिए जैसे कॉन्ट्रैक्ट में तो आ नहीं सकते, तो माइनर को हम लोग मोस्टली देते नहीं है, बट एलिजिबल होते हैं, पर वो कंडीशंस होती हैं उसमें बहुत सारी, और वो बैंक टू बैंक डिफर भी करती हैं। ठीक है, फिर एज जो होती है वो 60 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो लोन एप्लीकेंट होते हैं, जो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनकी एज हम 60 ईयर से ज़्यादा नहीं लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिक रूल्स हैं। फिर बैंक, ये बेसिक रूल्स एक सेट हो गए हैं। उसके बाद बैंक टू बैंक ये जो थोड़े बहुत रूल्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है, डिफर कर जाते हैं आपस में, और कुछ नए रूल्स सेटअप कर देते हैं बैंक्स कि हाँ हमें ये चीज़ भी चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए। और कुछ रूल्स देखिए इसको तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन जो कुछ नए गाइडलाइंस होते हैं, कुछ नए सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो बैंक टू बैंक डिफर करता है। ठीक है, फिर पर्पज़ क्या होते हैं, आपका पर्पस जो होता है वो कंस्ट्रक्शन के लिए हो सकता है। ठीक है, चाहे नया घर बनाना हो, चाहे पुराने घर में मॉडिफिकेशन आप कर रहे हो, मतलब उसको तोड़वा के नया बनवा रहे हो, फ्लैट ले रहे हो, फ्लैट में एक्सटेंशन, मतलब मान लीजिए आपका कोई घर है ऑलरेडी है, पर आपको अब चाहिए कि मुझे 2nd फ्लोर तक था, आपको चाहिए कि 3rd फ्लोर भी मुझे बनवाना है, ऐसी ज़रूरत आ गई है, तब उस आप एक्सटेंशन के लिए भी लोन ले सकते हो, हाउसिंग लोन। ठीक है, अब देखिए ये देखो क्या दिया है, अगर आपका जो ओल्ड हाउस है या फ्लैट है, उसकी एज जो है आपके हाउस और फ्लैट की, वो 15 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि 15 साल पुराना घर है और आप उसके लिए लोन ले रहे हो। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 15 साल से कम के उसमें ही लोन मिलता है आपको, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं अमाउंट कितना रहता है। ठीक है, अब देखिए बैंक टू बैंक ये भी डिफर करता है। ठीक है, मैनी बैंक्स ऑफर हाउसिंग फाइनेंस फॉर रेजिडेंशियल इंडिविजुअल्स अप टू ₹50 लाख। ठीक है, 50 लाख तक देते हैं। उसके बाद आपका जो हाई नेट वर्थ होता है उनको 2 करोड़ तक का भी लोन दिया जा सकता है, पर उसके लिए प्रायर परमिशंस लेनी पड़ती हैं आपके हायर अप्स होते हैं, CEO, ZOHO, जो भी मतलब जिस लोन अमाउंट के बेसिस पे है उसके हिसाब से जो भी हायर अथॉरिटीज अप्रूव करती हैं उनसे आप परमिशन लेते हो। ठीक है, ठीक है, लोन जो होता है वो फिक्स्ड होता है एज वाइज। ठीक है, और पेमेंट कैपेसिटी के बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि आपको 50 लाख की ज़रूरत है, आप बैंक के पास गए कि मुझे 50 लाख चाहिए, बैंक ने आपको 50 लाख दे दिए।
वो आपका एज फैक्टर कंसीडर करते हैं, आपका रिपेमेंट कैपेसिटी कंसीडर करते हैं। उस कंसिडरेशन के बेसिस पे आपका जो भी अमाउंट बनता है उस टाइम पीरियड में जितने के लिए आप लोन ले रहे हो, जैसे आपने बोला मुझे 20 साल के लिए चाहिए, तो उसके हिसाब से सारा EMI वगैरह बना के वो कर देते हैं, वो मतलब आपको लोन देते हैं, ठीक है। मार्जिन जो आपका रहता है वो 20% मार्जिन रहता है हमेशा, मतलब नॉर्मल कस्टमर्स के लिए। जैसे आपको अगर 50 लैक्स चाहिए है ना, तो उसमें 20% मार्जिन निकालने के बाद जो अमाउंट आएगा ना वो ही आपको देंगे, बाकी अमाउंट आपको खुद से अपनी साइड से करना पड़ता है अवेलेबल, ठीक है। फिर सिक्योरिटी क्या होती है, और ऐसा नहीं है बैंक का आपने बैंक से लोन ले लिया और बैंक ने आपको दे दिया। आपका बहुत से बैंक ऐसे होते हैं जो पहले कंफर्म कर लेते हैं कि आपके पास बाकी के पैसे हैं, मतलब एक आइडिया ले लेते हैं, जनरल पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिक्योरिटी क्या रहता है आपका, अगर देखिए ऐसा तो है नहीं बैंक ने आपको डायरेक्ट लोन दे दिया, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी अपनी रखते हैं ना, कि इन केस आपने उनको ये पेमेंट नहीं की तो आपका क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टी है जिसके लिए आपकी फाइनेंस ले रहे हो उसको मॉर्गेज कर लेते हैं, ठीक है, मतलब उसको गिरवी कर लेते हैं। जब अगर आपने नहीं करा तो हम इसको बैंक्स जो होते हैं वो उसको ऑक्शन कर देते हैं, उसके थ्रू पैसा ले लेते हैं, जितना पैसा उनका बनता है वो तो खुद ले लेते हैं, बाकी पैसा कस्टमर को रिटर्न कर देते हैं। और जो लैंड होती है अगर नेम एप्लीकेंट के नेम पे है, किसी के साथ ज्वाइंटली है स्पाउस के साथ, तो वो भी हु शुड बी अ को ऑब्लिगेंट, ठीक है ना। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए एक ज़मीन पे लिया गया, अगर एप्लीकेंट खुद है तो ठीक है वो तो लोन हो गया, लेकिन अगर जॉइंट उसमें किसी का है स्पाउस का, तो वो भी को एप्लीकेंट बनाया जाता है, उसको भी हम साथ में लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है। फिर डिसबर्समेंट कैसे होता है, डिसबर्समेंट के लिए क्या होता है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए ले रहे हो तो डिसबर्समेंट ना स्टेजेस वाइज होता है। मीन्स मान लीजिए आपने कहा कि मुझे घर का कंस्ट्रक्शन करना, तो वो क्या करेंगे, बैंक्स जो होते हैं एक बार में आपको सारा अमाउंट नहीं दे देते हैं, वो डिसबर्स करते हैं इन स्टेजेस। जैसे इसमें बोला कि पहले ठीक है आप लेंडर डालो, हम इतना देंगे आपको पैसा, फिर उसने बोला आप ये 2-3 रूम क्रिएट कर लो, फिर हम आपको इतना पैसा देंगे, फिर एक फाइनल राउंड में उन्होंने बोला ठीक है अब हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, फुल फाइनल कंस्ट्रक्शन कर लो, ठीक है। तो ऐसे रहता है। उसके बाद क्या है, मान लीजिए आप प्लॉट ले रहे हो जिस पे आपको कंस्ट्रक्शन चाहिए होगा, तो क्या होगा, डिसबर्स होगा परचेज ऑफ फ्लैट के लिए, देन आपको जो भी प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस होंगी उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन के लिए स्टेज वाइज आपको पैसा जो है डिसबर्स कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप फ्लैट ले रहे हो तो मान लीजिए न्यू फ्लैट ले रहे हो, अगर अभी भी जो फ्लैट का कंस्ट्रक्शन है वो वर्किंग स्टेज में है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो लोन का डिस्बर्समेंट होता है ना वो फ्लोर वाइज होता है। वो फ्लोर वाइज कैसे होता है कि उसने बोला कि मान लीजिए आपने रेडी टू मूव इन ले लिया, ठीक है, आपने वो लिया जो भी इन कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि कहीं कहीं होता है कि टावर वाइज होता है कि ये टावर बन गया, कहीं कहीं होता है कि आपका जो टावर है उसमें 5th फ्लोर बन गया तो आपका इतना डिसबर्स कर दिया, 12th फ्लोर बन गया हम ये नहीं इतना डिसबर्स कर दिया, फ्लोर वाइज मतलब डिसबर्समेंट होता है। और जब आप रेडी टू मूव इन लेते हो तो आपका फुल एंड फाइनल जो डिसबर्समेंट होता है वो एक साथ कर दिया जाता है, ताकि आप पार्टी को एक साथ पे कर दो, ठीक है। और बैंक हमेशा जो है ना आपको अकाउंट में नहीं देता है, आपको एक DD बना के देता है डिसबर्समेंट का, ठीक है। इन केस ऑफ देखिए हाँ ये डिपेंड करता है कि कैसे कहाँ जा रहा है, लेकिन हाउसिंग लोन में ज़्यादातर आपको DD मिलता है। इन केस ऑफ ऑलरेडी कंप्लीटेड फ्लैट एंड ओल्ड फ्लैट्स द लोन अमाउंट विल बी डिसबर्स्ड इन वन गो, ठीक है, मैंने वही चीज़ जो बताई, ठीक है। और हाँ एग्रीमेंट ऑफ सेल लेते हैं उसके बाद ही वन गो में भेजते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए मोरेटोरियम में जो हॉलीडे पीरियड होता है वो क्या होता है कि मान लीजिए आपको कंस्ट्रक्शन कर रहा हाउस का, तो अप टू 18 मंथ्स तक आपको ऐसे मतलब मिल जाता है आराम के 18 मंथ्स तक आप अभी पे रीपेमेंट मत शुरू करो, पहले आप इतना कर लो उसके बाद रिपेमेंट शुरू करो। और अगर आप नया हाउस और फ्लैट परचेज कर रहे हो जैसे रेडी टू मूव इन वाला है, तो 3 मंथ्स का आपको जो मोरेटोरियम पीरियड मिलता है जिसको हम हॉलीडे पीरियड भी बोलते हैं, जिसमें आप आराम कर सकते हो, अभी आपको EMI पे नहीं करनी है, ठीक है ना। फिर आपका प्री पेमेंट इश्यूज आते हैं। प्री पेमेंट इश्यूज क्या होते हैं आपके, जैसे आपका लीवीज है, ठीक है, आप प्री क्लोजर कर रहे हो अकाउंट लोन अकाउंट का, या कुछ अब ऐसे होते हैं जिससे ना बैंक ऐसा नहीं है कि आपका कोई अपना चेक नहीं करता है, बैंक क्या करता है वैल्यूएशन कराती हैं और आपका इंश्योरेंस कराता है लोन का, तो जो सारा पैसा होता है वो बैंक चार्जेस आपसे ही कलेक्ट करते हैं, कस्टमर से ही हमसे ही कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और हाँ बस ये है कि जो पब्लिक सेक्टर्स बैंक होते हैं वो प्री क्लोजर के लिए चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट बैंक में अकाउंट रखते हो, फॉरेन बैंक्स में आपके अकाउंट्स हैं, तो वहाँ पे लोन अकाउंट पे आपको प्री क्लोजर के लिए चार्जेस लगाए जाते हैं। फिर रीपेमेंट और कलेक्शन, देखो नॉर्मली 50 to 20 ईयर्स का रहता है हाउसिंग लोन का, ठीक है, और रीपेमेंट पीरियड जो है वो 5 साल में भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने
वाला हाउस लिया जो वर्क इन कंस्ट्रक्शन वाला था, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, बहुत से बैंक इसे छूट देते हैं कि ठीक है अगर ऐसा है तो जब तक आपका फ्लैट बन के परचेज नहीं हो जाएगा तो हम आपको ऐसे देंगे। हाँ, लेकिन ये उनके साथ, जैसे ये जो छूट सारी होती है ना, ये ज़्यादातर उनके साथ रहती हैं जिन बैंक्स के साथ बिल्डर ने टाइप कर रखा होता है, ठीक है ना। बिल्डर जैसे जाके बैंक से बोलता है कि ठीक है आप इतना, हम आपको इतना करेंगे, मतलब बैंक टाइप कर लेता है बिल्डर्स के साथ, ठीक है। वो जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं उसके बेसिस पे बैंक क्या करता है, कस्टमर्स को, ऐसे तो बिल्डर करता है ना, वो कहता है कि आप इस बैंक में हम आपको लोन इजीली दिलवा देंगे, हमारी बात हो रखी है, वो आपको इजी लोन दे देंगे, आप इसके टाइम पीरियड से शुरू होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका भी होता है बिजनेस का बैंक्स का, और बिल्डर्स को भी इसमें बहुत आराम रहती है। फिर अगर मान लीजिए ऑफर लोन जो होता है वो 25 ईयर्स तक भी हो सकता है। फिर इन केस ऑफ फिक्स्ड लोन जो रेट्स होती हैं उसमें रीपेमेंट पीरियड नॉर्मली 10 ईयर्स का होता है, ठीक है। प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट, अब देखो प्राइस और इंटरेस्ट रेट क्या होता है, एक तो इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ लोन एंड रीपेमेंट पीरियड, ठीक है। जो प्राइस होता है वो आपका कितना साइज ऑफ लोन है, रीपेमेंट पीरियड कितना है, उसको डिपेंड करता है। इंटरेस्ट जो होता है ना, वही पहले तो ये देखा जाता है फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है, ठीक है। फिक्स्ड है तब तो एक ही जैसा रहना है, आपका सारा फिक्स्ड रहना है, और अगर फ्लोटिंग है तो आपका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है हर साल, ठीक है। मतलब जो भी रेट चेंज होंगे और जो भी टाइम पीरियड होगा उसके हिसाब से आपका चेंज होता है। अब न्यू प्राइसिंग मॉडल जो होता है अपना स्टेप अप प्राइसिंग होता है जिसमें लोअर इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। टीजर इंटरेस्ट रेट टू इनिशियली अट्रैक्ट कस्टमर्स, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, हम स्टेप अप प्राइसिंग क्या होती है कि आप पहले कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ना कम इंटरेस्ट रेट देते हो, और जब वो आपके साथ लोन ले लेते हैं फिर धीरे धीरे आप उसको थोड़ा सा बढ़ाते हो, ठीक है। 2 साल के बाद वो फ्रिक्वेंटली बढ़ना ही शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ होती है। अब क्या होता है, इंटरेस्ट बॉन्ड क्या होता है, 8 to 12% के बीच में रहता है पर एनम, ठीक है। डिपेंड करता है कि कितना टेनोर है और कितना आपका लोन जो है फिक्स्ड है फ्लोटिंग है। फिक्स्ड में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है हमेशा फ्लोटिंग से, और फ्लोटिंग में क्या रहता है ना, मतलब ऐसा नहीं है फिक्स में ज़्यादा रहता है, मतलब जो करंट रेट चल रहा होगा उसमें आपका अगर आप देखोगे तो फ्लोटिंग से थोड़ा सा फिक्स ज़्यादा होगा। अब आगे साल में क्या होता है, हो सकता है फिक्स फ्लोटिंग कम हो जाए, तब तो आपको फिक्स में नुकसान है, लेकिन अगर फ्लोटिंग बढ़ता है आगे सालों में तो आपको फिक्स में फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ रहती है, ठीक है। अब जो बैंक्स का रेट वैल्यू होती है ना, वो प्राइम लैंडिंग रेट पे डिपेंड करती है आपका जो, ठीक है। मतलब एक बेंचमार्क सेट रहता है ना, उसके बेसिस पे ही रेट डिसाइडेड होती है। बैंक आरबीआई ने निकाल दिया या जो भी आपके अथॉरिटीज हैं उन्होंने एक बेंचमार्क निकाल दिया, उसके बाद बैंक अपना 0.5 0.25 या 1% इतना थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट बढ़ा के उतना उसमें लगा देता है, ठीक है। और बैंक्स का क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि कस्टमर ने फिक्स ले लिया तो फ्लोटिंग में चेंज नहीं कर सकता, फ्लोटिंग ले लिया तो फिक्स में चेंज नहीं कर सकता, वो स्विच कर सकता है फिक्स टू फ्लोटिंग में, ठीक है। लेकिन जो री राइटिंग फी होती है वो 1% ली जाती है, ठीक है, उसमें हो जाता है आपका। और लॉक इन पीरियड जो आपका होता है वो 3 ईयर तक सेट किया जाता है इसके बाद। और प्रोसेसिंग चार्जेस जो होते हैं आपके 0.15 to 1% तक जो है ना डिफर करते हैं। आपने देखा होगा जब कभी कभी बैंक्स को लगता है कि हाँ हमारा थोड़ा लोन कम हो रहा है या हमें थोड़े और कस्टमर्स अट्रैक्ट करने हैं, तो वो ज़्यादातर ऐसे फेस्टिवल बोनैंजा या इस टाइप से निकालते हैं जिसमें वो जिस फेस्टिवल्स के टाइम्स पे या फिर अपना खुद का ऐसे निकालते हैं फेस्टिव वे में। और उसके बाद आपके जो प्रोसेसिंग फीस होती हैं, कुछ चार्जेस होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं, उनको वेव कर देते हैं जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो हमारे पास आने के लिए, ठीक है। अदरवाइज इन सब के चार्जेस 0.5 to 1% तक के आपके लगते हैं। फिर अब देखिए ये है हमारा होम लोन कंप्लीट हो गया, ठीक है। और बाकी से नॉर्म्स रहते हैं, वो सब जो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं वो बैंक के एंड में होता है, उसको जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी सारा रहता अंडर टू आरबीआई के उसके अंडर में ही है, जो गाइडलाइंस निकली होती है, पर कुछ एक आधी वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ऊपर नीचे डॉक्यूमेंट्स ले सकता है। फिर नेक्स्ट आपका जो है वो है होम इम्प्रूवमेंट लोन, ठीक है। होम इम्प्रूवमेंट लोन क्या हो गया, अगर आपको डेकोरेटिव वे में या अपना कुछ रिपेयर कराना है, रिनोवेशन कराना है, तब आप ये लोन लेते हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी जो है सेम एज हाउसिंग लोन है आपकी। पर्पस देखिए जो मैंने बताया आपको, रिपेयर के लिए लेते हैं, रिनोवेशंस के लिए लेते हैं, अपग्रेड करने हैं आपको, ठीक है, पेंटिंग करानी है, कोई अदर रिपेयर कराना है, मान लीजिए आंधी तूफान आया आपके घर को, कुछ डैमेज हो गया, आपको उसको सही कराना है, तब भी आप ये होम इम्प्रूवमेंट लोन ले सकते हो। अमाउंट कितना होता है, मैक्सिमम आपका 5 लाख होता है, बट कुछ बैंक इसको हायर सेट कर सकते हैं जिसमें अप टू 10 लाख तक चला जाता है ये, ठीक है। 5 to 10 लाख के बीच की रेंज रहती है, नॉर्मली 5 लाख रहती है मैक्सिमम। मार्जिन आपका कितना रहता है, 20 to 50% रहता है, ठीक है। ये बैंक टू बैंक डिफर करता है, कुछ बैंक 20% तक मार्जिन रखते हैं, कुछ बैंक 50% तक मार्जिन रखते हैं, ठीक है। आपका सिक्योरिटी क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इक्विटेबल मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी अंडर रिपेयर एंड रिनोवेशन और एनी अदर अनइंकम्बर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय द बैंक्स, ठीक है। मीन्स क्या हुआ,
जिस चीज़ को आपको रिपेयर वगैरह करना है उसके इक्विटेबल कोई भी आपका पास जो प्रॉपर्टी है उसको मॉर्गेज कर लेते हैं, या कोई अदर जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसको भी बैंक एक्सेप्ट करते हैं एज अ सिक्योरिटी। फिर डिसबर्समेंट कैसे होता है, डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ रिनोवेशंस कैसे हैं। मतलब अगर आपका एक बार में ही आपको सारा पैसा लगाना है तो एक बार में डिस्पर्स कर देंगे, अलग स्टेजेस वाइज होना है तो स्टेजेस वाइज डिस्पर्स करते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके रिपेयर की मतलब नेचर पे कि कैसा नेचर है आपका। फिर मोरेटोरियम पीरियड इसमें आपको 3 मंथ्स का दिया जाता है। देखिए मैं आपको फिर एक बार कंप्लीट कर लेते हैं इसको। रिपेमेंट कलेक्शन मैक्सिमम 10 ईयर्स का होता है, ठीक है। मतलब 10 ईयर्स तक आपका मतलब इसका रिपेमेंट पीरियड रखा जाता है। अब देखिए मैं जो बात बोल रही थी, आपको जो मोरेटोरियम पीरियड है, रिपेमेंट कलेक्शन टाइम है, मैक्सिमम और मिनिमम जो अमाउंट्स की बात हो रही है, ये सब थोड़ा ध्यान रखना होगा। हर लोन में ज़्यादा डिफर नहीं करता है, लगभग सेम होता है। क्योंकि पेपर पे क्वेश्चन आ जाते हैं वो यही आ जाते हैं कि इसका हॉलीडे पीरियड क्या है, मोरेटोरियम पीरियड क्या है, सिक्योरिटीज के लिए क्या ली जाती है, ठीक है, आपका रिपेमेंट कलेक्शन जो ईयर है वो क्या है। तो ये सब चीज़ें इसमें मतलब ऐसे करके क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें, ठीक है, आते भी हैं। फिर आपका नेक्स्ट है होम डेकोर लोन, ठीक है। ये मतलब डेकोरेशन वगैरह पर्पज से आपके लिए जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपको कोई सामान लेना है, जैसे कि एयर कंडीशनर लेना है, फर्निश करना है हाउस को, तो उस पर्पज से लिया जाता है। फिर आप डेकोरेट करने के पर्पज से ले लो। अमाउंट इसमें भी 5 लाख तक रहता है, और कुछ बैंक इसको 10 लाख तक कर सकते हैं। वही सेम मार्जिन 20 to 50%। लगभग जो आपका होम इम्प्रूवमेंट वाला था लोन उसी की तरह था। सिक्योरिटी क्या है, सेम एज होम इम्प्रूवमेंट लोन, ठीक है। अब डिसबर्समेंट मोरेटोरियम रिपेमेंट कलेक्शन जो है ना आपका होम इम्प्रूवमेंट लोन की तरह। मीन्स क्या हुआ, डिसबर्समेंट रिपेयर ऑफ नेचर पे डिपेंड करता है। मोरेटोरियम पीरियड भी 3 मंथ्स का है और रिपेमेंट कलेक्शन भी 10 ईयर्स का है, ठीक है। तो ये सारा लगभग सेम है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं करना। बस आपको होम डेकोर लोन और होम इम्प्रूवमेंट लोन में केवल पर्पस का डिफरेंस होता है, बाकी सब आपकी जो कंडीशंस है वो सेम है, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका शुरू होगा ना वो हमारा शुरू होगा आपका ऑटो व्हीकल लोन, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट उसमें कराऊंगी ऑटो व्हीकल लोन, क्योंकि इसके बाद आपका ऑटो व्हीकल लोन है और उसके बाद एजुकेशन लोन भी हम इसमें देखेंगे। तो इसको हम आराम से छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस में करेंगे, जिससे एक ही बार में आपको सारे लोन्स का क्लियर हो जाए जो भी टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर कोई भी इशू है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।